परशुराम की कहानी का अंत नजदीक है और अंत में हर बुराई का सर्वनाश होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से शालिनी करने वाली है करण कुलकर्णी का विनाश। करण कुलकर्णी जैसा गिरा हुआ इंसान जो कि हर किसी को दबाने की कोशिश करता है, अपने पैसे और अपने पावर के बलबूते पे गरीब लोगों पर अत्याचार करता है, उसी का विनाश होगा मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के हाथों। यानी एक तरफ होगा परशुराम और दूसरी तरफ होगी शालिनी, वो भी अपने असली रूप में। एक ऐसा रूप जो कि ऑडियंस की नजरों से छुपाया गया है। जब से कहानी शुरू हुई तब से लेके अभी तक हम सभी से एक गहरा राज छुपाया जा रहा है। वो गहरा राज क्या है और ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है करण कुलकर्णी से। करण कुलकर्णी अपनी पूरी पलटन के साथ फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां पर चिंटू मस्त तरीके से फुटबॉल खेल रहा था। लेकिन उसी वक्त बीच में आ जाता है करण कुलकर्णी। करण कुलकर्णी को देखकर चिंटू कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। करण कुलकर्णी कहता है कि फुटबॉल खेलने आया हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। यह बात कहीं ना कहीं चिंटू को थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि वह जानता है कि यह नाना जी, ये तो बहुत दुष्ट नाना जी है। ये भला इतना अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, अपने नाती के साथ ही फुटबॉल खेलने आए, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए चिंटू साफ तौर पे मुंह पे कह देता है कि नहीं, आप यहाँ पे फुटबॉल खेलने नहीं आए। करण कुलकर्णी कहता है फुटबॉल खेलने तो मैं आया हूँ, साथ ही तुमसे कोई जरूरी बात भी करने आया हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं मनीष दीक्षित के दो छर्रों को, यानी ओमकार और सक्षम को। ये दोनों पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन ताकि वहां पर जाके ये इन्फॉर्मेशन निकाल सके करण कुलकर्णी के लिए। जैसे ही स्टेशन पहुंचते हैं वहां पर मौजूद थाने का इंचार्ज कहता है कि अरे दीक्षित साहब का मामला है, आपको यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं थी ना, आप बस एक फोन कर देते, मैं पूरा का पूरा केस लेकर वहीं पर आ जाता, आप बस बताइए क्या मामला है। उसी वक्त सक्षम और ओमकार कहते हैं कि हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पास में जो सब्जी मंडी है तो आज के दिन वहां पर कहाँ कहाँ लड़ाई हुई, जिसने लड़ाई करी उसकी जानकारी, जिन लोगों के बीच में लड़ाई हुई उसकी जानकारी और जिस मैटर के चलते लड़ाई हुई उसकी जानकारी। उसी वक्त पुलिस वाला कहता है अरे वो तो गुंडे लोग हैं, आए दिन लड़ते रहते हैं, पता नहीं इतनी एनर्जी उनके अंदर कहां से आ जाती है, हर दिन कोई ना कोई मामला आता रहता है और एक नहीं बल्कि एक दिन में 3-3 4-4 मामले आ जाते हैं। उन गुंडे मवाली से भला दीक्षित जी को क्या काम, आप बस ये बता दीजिए कि उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यों, इन्फॉर्मेशन तो हम अभी लाकर दे देंगे। उसी वक्त ओमकार कहता है कि रुकिए रुकिए 2 सेकंड रुकिए। ओमकार सीधे फोन घुमाता है मनीष दीक्षित को। इस तरफ हम वापस से देखते हैं करण कुलकर्णी को। करण कुलकर्णी कहता है कि चिंटू तू अपने पा को कह देना कि वह जो लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है ना, हम उसके बादशाह रह चुके हैं और इस लड़ाई में किसी ना किसी की बलि जरूर चढ़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पा या फिर तेरी बलि चढ़ जाए। यह बात सुन के चिंटू घबरा जाता है। उसके बाद करण कुलकर्णी अपना असली दाव पेच खेलना शुरू करता है। करण कुलकर्णी बहके हुए और मासूम से चिंटू को और ज्यादा डराने की कोशिश कर रहा होता है। वो चिंटू को कहता है कि देख चिंटू, तू कोर्ट में नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए तू कोर्ट में नहीं जाएगा और अगर जाएगा तो सच नहीं बोलेगा। उसे चिंटू कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पा ने मुझे सिखाया है कि मेरे को सच ही बोलना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे सच ही बोलना है, क्योंकि जो सच के साथ होते हैं ना भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं। उसी करण कुलकर्णी कहता है कि मैंने एक बार कह दिया ना कि तू कोर्ट में नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। चिंटू कहता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और जो कुछ भी है सच सच कह दूंगा। ये बात सुन के कबीर कुलकर्णी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। कबीर कुलकर्णी कहता है कि ये कोई बच्चा नहीं है, ये तो सांप है, सांप, शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख का सांप, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसी वक्त करण कुलकर्णी यहाँ पे कबीर को शांत करते और कहते हैं कि हमें शांति से बात करनी है कबीर, ये बच्चा है, इसे उसी ढंग से समझाना होगा। इस तरफ हम देखते हैं मनीष दीक्षित को जो कि पुलिस वाले को समझा रहा होता है कि उसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पास में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं वह किसने कराए और क्यों कराए। इस वक्त तक पुलिस वाला दीक्षित जी से कोई सवाल जवाब नहीं करता। वह कहता है कि ठीक है आप 2 मिनट रुकिए, बस कॉल पे 2 मिनट रुकिए। इतने में ही वो अपने हवलदार को बुलाता है और पास में जो 3 लड़कों को अरेस्ट किया गया था लड़ाई झगड़े के मामले में, उन्हें अभी के अभी आंखों के सामने प्रस्तुत करने को कहता है। वो हवलदार कुछ ही मिनट के अंदर उन तीनों लोगों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। उसके बाद पुलिस वाला उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। पुलिस वाला कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम तीनों की लड़ाई झगड़े क्यों हुए थे। ये तीनों कहते हैं कि अरे साहब वो प्रॉपर्टी का कुछ मामला था ना, अब आपको पता है छोटे मोटे मामले के चलते लड़ाई झगड़े हो गए थे, हमें माफ कर दीजिए और हमें छोड़ दीजिए। पुलिस वाला ये सारी जानकारी देता है मनीष दीक्षित को। मनीष दीक्षित कहता है कि आप उनसे यह पूछिए कि इनके लड़ाई झगड़े हुए किसके साथ थे। पुलिस वाला इनसे पूछता है कि बताओ बताओ तुम्हारे लड़ाई झगड़े किसके साथ हुए थे। ये तीनों कहते हैं कि पता नहीं, एक आदमी आया था जो कि हमसे लड़ाई झगड़े कर रहा था, हम तो हमारे मामले में उलझे हुए थे, लेकिन इतने में ही उसने आकर हम सभी को मारना पीटना शुरू कर दिया और हम सभी के हाथ पांव एक करके रख दिए। पुलिस वाला ये सारी जानकारी दे देता है मनीष दीक्षित को। मनीष दीक्षित पुलिस वाले से कहता है कि आप एक काम कीजिए, सक्षम को फोन दीजिए। पुलिस वाला सक्षम को फोन देता है और मनीष दीक्षित सक्षम से कहता है कि सक्षम तू एक काम कर, तू शिव प्रसाद देशमुख का फोटो इनको दिखा, अगर इन लोगों के मामले में शिव प्रसाद देशमुख का इंटरफेरेंस होगा तो वह इन्हें देखकर पहचान लेंगे। सक्षम बिल्कुल वैसा
जैसा ही करता है वो अपने फोन में से शिव प्रसाद देशमुख की फोटो निकालता है और इन तीनों ही गुंडों को दिखा देता है और इनसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम तीनों में से किसी ने इसे देखा है, क्या ये लड़ाई के वक्त वहां पर मौजूद था। ये तीनों उसका फोटो देखते हैं और चमक जाते हैं जिससे इन्हें पता हो कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन फिर भी यह उसका नाम नहीं बताते। ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो इसे जिंदगी में कभी नहीं देखा, ये तो चेहरा ही हम पहली बार देख रहे हैं। सक्षम ये सारी जानकारी देता है मनीष दीक्षित को। मनीष दीक्षित कहता है कि अच्छा, मतलब हम लोग कुछ गलत ही अंदाजा लगा रहे थे। ठीक है, तुम लोग वापस आ जाओ और हाँ, उस पुलिस ऑफिसर को थैंक्स जरूर कहना। फिर जैसे ही सक्षम और ओमकार दोनों ही पुलिस स्टेशन से जाते हैं वैसे ही वहां पर आ जाता है परशुराम, वो भी उसी गेटअप में जिस गेटअप में उसने इन गुंडों को पीटा था, यानी लुंगी पहनकर। परशुराम आते ही उस गुंडे की कॉलर पकड़ता है और कहता है कि बोल, क्या कहा तूने उनको, क्या तूने सारी सच्चाई उगल दी। वो गुंडा घबराते हुए कहता है कि नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो उल्टा उन्हें यह कहा कि मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, आपकी शक्ल तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, इसी शक्ल के व्यक्ति को मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। परशुराम उसकी कॉलर पकड़ के कहता है कि अगर तूने आगे जाके भी मुंह खोलने की कोशिश करी ना तो ये बात याद रखना कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तक तेरे को दूसरी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है, लेकिन एक बार तूने तेरा मुंह खोला वैसे ही तेरी जिंदगी खत्म। इतने में ही शिव प्रसाद देशमुख को कॉल आता है। यह कॉल होता है शालिनी का। शालिनी शिव प्रसाद देशमुख से कहती है कि शिव तुम कहाँ हो, तुम थोड़ी सी देर के लिए बाहर गए थे और उसके बाद बाहर ही बस गए हो क्या, तुम्हें घर नहीं आना है। उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि मैं तो फुटबॉल ग्राउंड में हूँ, चिंटू के साथ फुटबॉल खेलने के लिए जा रहा हूँ, बस थोड़ी सी देर फुटबॉल खेलने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर शिव प्रसाद देशमुख कॉल को काट देता है। इस तरफ हम देखते हैं मनीष दीक्षित के घर में मल्हार दीक्षित आ जाते हैं। मल्हार दीक्षित मनीष दीक्षित से पूछ रहे होते हैं कि मनीष तू इतना टेंशन में क्यों लग रहा है, आखिर हुआ क्या। मनीष दीक्षित कहता है कि करण कुलकर्णी जी को जो लगा था वह गलत तो नहीं हो सकता। नहीं, वो गलत तो नहीं हो सकता। उसी वक्त वहाँ पे आयुषी और पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कि जीजू के कारण कितनी समस्या आती है इस घर में। वो शिव प्रसाद देशमुख एक इंसान नहीं है बल्कि हमारे लिए तो मुसीबतों का पहाड़ है। आखिर हम लोग कैसे पहले की तरह जिंदगी जिएंगे। वो शिव प्रसाद देशमुख को कैसे भी करके हमारी जिंदगी से दूर करना ही होगा। उसी वक्त मनीष दीक्षित मल्हार दीक्षित को बताता है कि किस तरीके से करण कुलकर्णी को शिव प्रसाद देशमुख पे शक हुआ था, क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि जब वो परशुराम से कॉल पे बात कर रहा था करण कुलकर्णी, उस वक्त परशुराम को किसी ने शिव करके पुकारा है। शिव यानी शिव प्रसाद देशमुख। यह बात सुन के मल्हार दीक्षित के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन सभी लोग यहाँ पे मनीष दीक्षित को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो शिव प्रसाद देशमुख तो एक आम सा इंसान है, एक कॉमन मैन है, भला वह परशुराम जैसे स्पेशल एजेंट से कांटेक्ट कैसे रख सकता है, या फिर वो स्पेशल एजेंट कैसे हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मनीष दीक्षित को समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या, इसलिए वो सीधे फोन घुमाता है शालिनी को। लेकिन इस वक्त तक शालिनी साफ तौर पे मनीष दीक्षित को कह देती है कि उसका पति अभी घर पे नहीं है और जब भी शिव घर पे आएंगे तब वह उनसे बात करवा देगी। इतना कहकर वो कॉल को काट देती है। अब शालिनी के मन में भी शक पैदा होने लगता है कि सभी लोग घूम फिर कर मेरे पति के पीछे ही क्यों पड़े हैं, आखिर मामला क्या है। इस तरफ हम देखते हैं कि कबीर गुस्से में चिंटू को धमकाने लगता है, उसे जान से मारने की धमकी देता है, उसकी माँ शालिनी को मारने की धमकी देता है और उसके पास शिव प्रसाद देशमुख को मारने की भी धमकी देता है। चिंटू बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और जब कबीर कुलकर्णी का बातों से कोई असर नहीं पड़ता उस वक्त तो फुटबॉल लेकर सीधे हमला करने जाता है चिंटू पे, लेकिन बीच में ही आ जाता है शिव प्रसाद देशमुख और शिव प्रसाद देशमुख आते ही कबीर को सबक सिखाना शुरू कर देता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5-5 चाटे कबीर को लगाता है और इतना ही नहीं बल्कि करण कुलकर्णी की भी कॉलर पकड़ लेता है। करण कुलकर्णी कहता है कि छोड़ शिव प्रसाद देशमुख, मेरी कॉलर छोड़। शिव प्रसाद देशमुख कॉलर तो छोड़ देता है, लेकिन जाते जाते वह करण कुलकर्णी को एक धमकी देते हुए जाता है। वह कहता है कि अगली बार मेरे बच्चे को धमकाने की कोशिश भी करी ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप हमारे रिश्तेदार हैं। इतना कहकर शिव प्रसाद देशमुख वहां से चला जाता है और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड का भी यहाँ पर अंत होता है। खैर, आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।